नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटपुतली पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से की बातचीत। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी। पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आपकी धरती में आके और बारिश देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। वैसे तो हमें कहा जाता है कि बारिश आती है तो अच्छा संदेश लेके आती है, सुख समृद्धि का संदेश लेके आती है। तो शायद आपके प्रदेश में तो अब राजनीतिक माहौल इतना गर्म हुआ है कि पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में बारिश आने का एक और शुभ संकेत दिखता है कि भ्रष्ट गहलोत सरकार के भी दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल एक विकास से प्रेरित संवेदनशील सरकार, जिसने गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन को प्राथमिकता दी, सर्वोपरि रखा। एक ऐसी सरकार जो निर्णायक भी थी, संवेदनशील भी थी और जिसने देश में आमूलचूल परिवर्तन करके एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व में 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिनी जाती थी, उसको आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। 9 साल ऐसे गुजरे जहाँ जनता का, टैक्स पेयर्स का दिया हुआ पाई गरीबों की सेवा में, जनता की सेवा में, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, आधारभूत सुविधाओं से युक्त करने में देश को और समाज के हर वर्ग में एक नया उत्साह के साथ जीवन बिताने के लिए, नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने के लिए, बिना भेदभाव के देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाया। शायद ही कोई परिवार होगा देश में जिसमें इस सरकार का लाभ ना पहुंचा हो। फिर चाहे वो 4 करोड़ लगभग ऐसे घर हो गरीबों के जिनको मुफ्त में बनाकर सरकार ने गरीबों को दिया, जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ की राशि लगी। चाहे वो 11 करोड़ 70 लाख के आसपास मुफ्त में दिए गए शौचालय हो, इज्जत घर हो, जिससे गरीबों के घर में भी ये सुविधा उपलब्ध हुई और हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियों की इज्जत, उनकी लाज को सुरक्षित रखने का काम किया। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 60 करोड़ हमारे भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं मिली। 3.5 करोड़ घर जहाँ पे कभी आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुँची और ऐसे गांव दूर दराके के इलाकों में, कोई पहाड़ की चोटी पर, कोई घने जंगलों में, उन सबको भी बिजली की सुविधा मिली। हर एक घर तक उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस का कनेक्शन पहुंचा। साथ ही साथ हाल में जो चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर तक नल से जल पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इन सब कामों में हर घर तक पहुंचा, बिना भेदभाव के हर एक को इसका लाभ पहुंचा। लाभार्थियों के चिन्हित करने में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया। हर कार्यक्रम में जनहित, देशहित को प्राथमिकता दी।
देशवासियों को कमजोर नहीं मजबूत बनाना, सशक्तिकरण करना 140 करोड़ देशवासियों, युवा युवतियों को नए मौके देना, भ्रष्टाचारी तौर तरीकों को, पुरानी मानसिकता को बदलना और एक पारदर्शिता के साथ सरकारी व्यवस्थाएं चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले लोगों को और सुशासन की तरफ देश अग्रसर हो। इन सभी के बीच वास्तव में 9 वर्ष पूरे हुए इस सरकार के और हम देश में अलग अलग इलाकों में जनता के साथ संवाद करने, जनता को मिलने, जनता का धन्यवाद और साधुवाद करने निकले हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद, जिन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश में नई संभावनाओं को उजागर और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 9 वर्षों में लंबे समय से लटकी भटकी आधी अधूरी योजनाएं, जिसका लाभ जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता, जिसका समाज के उन वर्गों में नहीं दिखाई देता जो शोषित रहे, वंचित रहे, विकास से पीड़ित रहे, उन सबको भी मुख्य धारा में लाने का काम, उन सबकी रोजमर्रा की समस्याओं को एक तरफ, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, चाहे अच्छी आधारभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में ऋण मिले, पर्याप्त मात्रा पे समय पे फर्टिलाइजर खाद मिले, जिससे हमारे अन्नदाताओं ने आज देश को सुरक्षित रखा है, उनकी आय बढ़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेती करते हो, हर एक किसान को 6,000 रुपये प्रति साल एक मानधन के रूप में दिया जाए, चाहे मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स के रिफंड की बात हो जो आज सीधा बैंक के खाते में आता है, बिना जूते घिसे, बिना दफ्तरों के चक्कर खाए, और चाहे वो फेशियल सक्सेसफुल जिसके तहत बिना किसी भ्रष्टाचार के हर एक व्यक्ति का आज इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। ऐसे अन्य तरीकों से, अन्य योजनाओं से आज देश में तेज गति से विकास के लिए बड़ा उत्साह है, उमंग है, तेज है। और ऐसी परिस्थिति में पूरा विश्व आज भारत की तरफ है। पूरा विश्व ये समझ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, यही है वो देश जो आज विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा सकता है। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या, खासतौर पे युवा जनसंख्या, हमारे भारत की आज अमूल्य ताकत बन के उभरी। हमारे युवा युवती नई नई सोच के साथ, नए नए कार्यक्रमों के साथ, नए नए प्रयोगों के साथ, नई नई इनोवेशन खोज के साथ आज देश की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो 1 लाख के करीब जो स्टार्टअप्स हो उनके रूप में, चाहे 100 से अधिक यूनिकॉर्न, जिसके कारण आज देश विश्व की 3री सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, चाहे वो आधारभूत सुविधा हो, एयरपोर्ट जो 74 थे आज से 9 साल पहले आज लगभग 150, हमारी पोर्ट की कैपेसिटी 2 गुना से ज़्यादा हो गई। हमारी रेलवे में जो सुधार हो रहे हैं, दिन रात नई ट्रेनें, नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, जिस प्रकार से सड़कों में के निर्माण में ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम। अभी मैं पुतली पुल देख के आया, उस पर तेज गति से काम चल रहा है। ऐसे 13 फ्लाईओवर इस हाईवे पे बन रहे हैं। पीछे अलवर गया था तो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अब रतलाम तक बन चुका है, उस पर जाने का मौका मिला। जब उसका जयपुर को जोड़ने वाला स्पर भी तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से जयपुर मात्र 2 घंटे में आ पहुँचे। दिल्ली से अलवर मुझे अभी 2 घंटे लगे,
पूरा होने के बाद 1.25 घंटे में आप पहुँचे। देश के कोने कोने में आप देखिए नए नए काम, नई नई योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो लोगों को भी काम के अवसर देता है, रोजगार देता है, व्यापार और उद्योग जगत को भी बल देता है और देश के लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं खत्म होने की वजह से, कम होने की वजह से आज एक पूरे उत्साह और उमंग के साथ 140 करोड़ लोग अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित, नई चीज़ों के प्रति आकर्षित। आज हर व्यक्ति चाहते हैं उसके घर में अच्छा फर्नीचर हो, हर व्यक्ति चाहते हैं उसके घर में रेफ्रिजरेटर बड़ा हो, टीवी बड़ा हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये डिमांड आज इस देश की ताकत बन रही है। इसी के कारण आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान में जो गत 4.5 वर्षों में हमने भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत की सरकार थी, राजस्थान में जिस प्रकार से रोड़े लगाए जा रहे, अड़चने लगाए जा रहे विकास के कार्यों में, उदाहरण के लिए अलवर में मुझे बताया गया 5,700 करोड़ की योजना केंद्र सरकार ने मंजूरी दी कि पानी ला सके राजस्थान, लेकिन राज्य सरकार उसमें काम नहीं कर रही। जल जीवन मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए राजस्थान आए, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रगति और वृद्धि नहीं है। उस कार्यक्रम में जो लोगों के घर तक नल से जल पहुंचता था उसमें वृद्धि नहीं हो पाई और गलत आंकड़े देकर राजस्थान सरकार मुझे लगता है अपने अंदरूनी समस्याओं में और भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरीके से लिप्त है, इतना बुरी तरीके से व्यस्त है कि जनता जनार्दन की सेवा उनके लिए मात्र चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले एक भ्रमित करने का साधन ही बन के रहे। कांग्रेस ने कई वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में पिछले चुनाव, जिसके कारण शायद राजस्थान की जनता ने इनको चुन के दिया। कुछ ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी रह गई। हमने सम्मान के साथ एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका से काम किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने पूरी तरीके से फेल्ड सरकार का स्वरूप जनता के समक्ष है, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ भी अन्याय किया, देशवासियों के साथ भी अन्याय किया और राजस्थान में उद्योग और व्यापार जगत को फलने फूलने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, विकास नहीं होने दिया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बाइट तो मिल ही गया, बाद में प्रश्न भी ले लेंगे। आप में से कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो जो आप करना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। जब भी प्रश्न पूछिए अपना एक बार परिचय दे दें और परिचय अपना दे दें, नाम और किस मीडिया हाउस से आप हैं वो जरूर बता दें। I'm Rajat Singh from Times Now. Am I audible? So I want to know your opinion and your take on the recent verbal attacks by Mallikarjun Kharge and Jairam Ramesh on the Manipur violence. They have said and I quote, it looks like BJP does not consider Manipur as a part of India, and they accuse the party of negligence. So please your take on that. बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, वर्षों तक पूरा पूर्वोत्तर चलता रहा, तकलीफ में रहा, रोज समाचार आते थे वहाँ पे आपसी झगड़ों के, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद आप सबने महसूस किया कैसे आतंकवाद के खिलाफ, कैसे आपसी संबंध लोगों के बीच में सुधरे, उसके लिए और अमन और शांति के लिए पिछले 9 वर्ष में बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे करार हुए और लगभग पूरे पूर्वोत्तर में आज अमन शांति है।
पीछे एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ कहा गया जिसके कारण मणिपुर में गलतफहमियां हुई। उस गलतफहमियों की वजह से मणिपुर में तकलीफ चल रही है। हमारी पूरी संवेदना है मणिपुर के लोगों के साथ। गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ कई दिनों तक रहे, मणिपुर के अलग अलग इलाकों में गए, लोगों से मिले, संवाद किया और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है इस समस्या को भी हल करने। अर्जुन कचूरिया के आए हैं बात है। आप जबकि पूर्व में रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं और आज सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार रेलवे को लेकर के केंद्र सरकार को रोकने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे पूरा देश नहीं चल रहेगा, देश सुरक्षित हाथों में नहीं। आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई और हम सबकी संवेदना है उन सब परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। परंतु एक्सीडेंट होता है और अब तो उसमें सीबीआई की भी जांच चल रही है, पता लगाने के लिए इसमें क्या कारण था, क्या कोई और कारण था जिसकी वजह से वो ट्रेन लूप लाइन में चली गई अपने नॉर्मल लाइन के रहने के बदले। और मुझे लगता है कि हमने जो कमिश्नर ऑफ रोड सेफ्टी है, जो प्रोसेस से सीबीआई अपनी छानबीन कर रही है, उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, उसके बाद ही उस पर टिप्पणी दी जा पाएगी। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। मुझे लगता है लाखों करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं रेल की सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए और अच्छी तरीके से रेल यात्रियों की सेवा करने के लिए। जयपुर में भी और राजस्थान में अन्य स्थानों पर रेलवे स्टेशंस का भी सुधार किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे देश में रेल रिन्यूअल जो रिप्लेसमेंट होती है रेल की, चाहे वो कवच जो सिस्टम से कोलाइजन ना हो, उसको आगे बढ़ाने का काम, मॉडर्न रेलवे कोचेस लगे उसका काम, बहुत सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेल विभाग कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन कामों से सुविधाएं भी बढ़ेंगी और सुरक्षा भी। मैं पवन त्यागी दानी उससे मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने जब कर्नाटक जीता है उसके बाद यहाँ राजस्थान में भी फ्री डीज की बात की है, 500 रुपये का सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल फोन। भारतीय जनता पार्टी इस फ्री डीज से कैसे निपटेगी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई निर्णय चुनाव के हिसाब से नहीं लिया। चुनाव को जब 4-6 महीने रह गए, ऐसे फ्रीबीज की घोषणा करके और लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश गहलोत जी कर रहे हैं, राजस्थान के लोग बड़े समझदार हैं, ऐसे भ्रम में नहीं है। आखिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र खोल के देख लीजिए, कितने सारे घोषणाएं उन्होंने आज से 4.5 साल पहले की, उसको क्यों नहीं आज तक लागू किया? 4.5 साल तक की सरकार क्या कर रही थी, कहाँ थी? क्या भ्रष्टाचार में इतना व्यस्त थी कि जो समाज सेवा और जनता की सेवा के वादे दिए थे वो सभी भूल गए? और साथ ही साथ अगर उनकी नीयत साफ होती, उदाहरण के लिए इन्होंने कुछ योजना बनाई है सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के पूरा डेटाबेस रेडी है, केंद्र सरकार भी सब्सिडी भेज ही रही है सभी उज्ज्वला के लाभार्थियों को। उस डेटाबेस के हिसाब से राज्य सरकार क्यों नहीं पैसे देगी? ये पूंजीकरण पंजीकरण वगैरह की कार्रवाई करके समय क्यों बिता रही? इनकी नीयत साफ नहीं। ये चाह रहे हैं पंजीकरण हो, उसमें समय निकल जाए, फिर रिकॉर्ड्स बने, करते करते चुनाव आ जाए, एक आध किस्त देके लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम गहलोत जी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन जैसा बड़ा अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी राजस्थान की जनता को कि वो 4.5 साल तक कुछ ना करें, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आंकड़ों के झगड़ों में बिजी रहे,
अपने खुद की पार्टी के दिए गए निर्देश को नजरअंदाज करें और फिर चुनाव आने के नजदीक एक छोटी मोटी रेडी बांट के राजस्थान की जनता को एक प्रकार से उनका अपमान करें। राजस्थान के लोग इतने समझदार हैं कि वो गहलोत जी के इस कारनामे से उल्टे और नाराज होंगे। शायद जो पिछली बार की 21 सीटें हैं, मुझे लगता है इस बार 21 सीटों के लिए भी उनको मोहताज कर देगी ये राजस्थान की जनता की ताकत। मेरा एक सुझाव है, जयपुर से दिल्ली सीधी रेल लाइन की मांग है, कई वर्षों से की जा रही है। अगर ये लाइन शुरू हो जाती है तो क्षेत्र के जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यात्रा को सुगम सफर भी मिलेगा। मेट्रो की व्यवस्था हो सकती है। चलो उसको भी देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, गहलोत साहब बोलते हैं कि केंद्र बांटे तो योजना और हम बांटे तो रेवड़ी, ये हाल ही में एक बयान दिया है। ठीक बात है, इसके ऊपर वो मेरे साथ आके जब डिबेट करना चाहते हैं मैं आपको फर्क समझा। उदाहरण के लिए हमने 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर दिया, गरीब परिवार। ये घर क्यों दिया गया? ये कोई रेवड़ी के रूप में नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में इन परिवारों ने अपना जीवन बिताया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कभी पैसे जोड़ते भी थे, मेहनत कर करके जोड़ते भी थे कि उनको एक घर बना पाए, घरौंदा बना पाए। पर कभी ना कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो पैसे चले जाते थे, उल्टे लोन आ जाता और ये घर नहीं बना। अब दुनिया के कोई सोशियोलॉजिस्ट को आप पूछ लें, कोई डॉक्टर को पूछे तो घर मात्र 4 दीवारें नहीं, घर परिवार बना, घर समाज में समरसता, घर आने से व्यक्ति की परवरिश अच्छी होती है, व्यक्ति को अच्छी वैल्यू सिस्टम, घर आने से बिजली आने से पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, नल से जल आने से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जब नल से जल आएगा तो आपको उसको हम ही आके मेंटेन भी करेंगे, हम ही आके उस पर पानी भरेंगे, आपको पानी के लिए पैसा नहीं देना। हम व्यवस्थाएं देते हैं जिससे व्यक्ति और परिवार सशक्त, जिसको अंग्रेजी में एम्पावरमेंट कहते हैं। आप कोई योजना देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी हर भारतवासी को एम्पावर करना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, बजाय कि उसको मोहताज बना दे सरकार के धोखों के ऊपर। जो गहलोत जी कर रहे हैं वो उनको गरीबी से निकालने के लिए कुछ सशक्त नहीं बना रहे, वो उनकी तकलीफों से निकालने के लिए उनको सशक्त नहीं बना रहे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं खर्च रहे जिससे आखिर 13 लाख करोड़ केंद्र सरकार इस साल 10 लाख सीधा 3.25 लाख करोड़ राज्यों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाओं में खर्च है। अब आप में से कोई पत्रकार बता रहे कि 100 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो लेबर और मैनेजमेंट में कितना खर्च होता है? आपका क्या अनुमान होगा? कोई भी एक आंकड़ा आप देख लो, अपने आप सोच के बता कितना आपके हिसाब से लेबर में लगता हो। कोई 20 कहता है, कोई 25 कहता है, कोई 30 कहता है। अनुमान जो इकोनॉमिक्स का है वो लगभग 1/3 या आप 25% नहीं पकड़ लो, 1/3 भी नहीं, तो भी 13.25 लाख करोड़ का एक 25% 3.5 लाख करोड़ का। अब 3-3.5 लाख करोड़ इसकी वजह से सीधा लोगों के जेब में जाएगा जो उसके लिए मेहनत करके काम करे। अभी किसी ने रेल लाइन की बात की, आखिर वो भी तो रेल लाइन आपने कहा ना रोजगार नौकरी मिलेगी, तो ये 13 लाख करोड़ से कोई हो रहा है। तो आदमी को सशक्त बना, उसको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए तैयार है। आप सब पत्रकार बंधु मेहनत कर रहे हैं ना दिन रात, आप सब मेहनत करते हो, टैक्स भी भरते हो, तो टैक्स के पैसे का सदुपयोग जब होता है तो आपको चैन आता है। जब आपके टैक्स के पैसे में से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता है कि 100 रुपये में से गरीब के काम के लायक तो 15 रह जाते हैं, 85 रुपये दलाल और बिचौलिए और भ्रष्टाचारी
और भ्रष्टाचारी इस देश में किससे पनपे हैं वो तो आप सभी जानते हो। कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है भ्रष्टाचार के बलबूते पे। ऐसे लोगों के हाथ में जाते हैं और वो प्रधानमंत्री तो उसका समाधान नहीं करते, सिर्फ बताते हैं देश को कि 85 रुपये 100 में भ्रष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसका समाधान करें, जिससे आज टैक्स पेयर को गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे टैक्स से आज किसी गरीब के घर में बिजली, मेरे टैक्स से आज किसी गरीब को एक घर मिला, मेरे टैक्स से गरीब को आज स्वास्थ्य सेवाएं। तो एक प्रकार से सशक्तिकरण के कार्यक्रम है। सशक्तिकरण और एंटाइटलमेंट या रेवड़ी, उसमें यही मूल फर्क है। सर नमस्कार, अभी गहलोत जी सर नीचे बैठ के सर अभी गहलोत जी का दौरा था, कोटपुतली भी आए थे। जल जीवन मिशन को लेकर कहा जा रहा है उनके द्वारा कि हमें किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम 55% देने को तैयार है। गवर्नमेंट केंद्र सरकार हमें 45% भी नहीं कर रही है, और जो भी केंद्र की योजनाएं हैं वो सिर्फ धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है, मात्र खोखले दावे कर रही हैं। ये राजस्थान की दुर्भाग्य स्थिति है कि वो यहाँ के इस प्रकार के बयान दे देते हैं और पत्रकार उसको गहराई में जाके उसका पर्दाफाश करेंगे। वास्तव स्थिति ये है कि हजारों करोड़ रुपए राजस्थान को दिए गए, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी राजस्थान सरकार नहीं दे। आखिर जब पुराना पैसा दिया हुआ खर्चा करें और लोगों के घर में नल से जल पहुंचना शुरू हो तो नया पैसा आता है। और राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि मुझे माननीय सांसद जी बता रहे थे कि जितनी पंचायत में घूमते हैं वहाँ पे किसी के यहाँ भी नल से जल नहीं पहुँचा, और कई जगह तो लगने के बाद भी उसको चालू नहीं किया जा रहा। तो मुझे समझ नहीं आता है कि राजस्थान सरकार जनता को वंचित रखने के पीछे उनका क्या सोच है। क्या उनको डर है कि जनता मोदी जी से और प्रसन्न होगी, इसीलिए वो राजस्थान के लोगों को विकास से वंचित रखे। वैसे अलवर में मैं था पिछले हफ्ते, वहाँ के लिए ये जल जीवन मिशन में नल से जल के अलावा 5,780 करोड़ और दिए गए, जिससे नहर से पानी यहाँ पे राजस्थान में आ सके। जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है उसके लिए भी राजस्थान की सरकार ने अभी तक उचित कार्रवाई की। तो राजस्थान की सरकार वास्तव में जनता का भला नहीं चाहती, इसको हर चीज़ में भ्रष्टाचार चाहिए। इस सरकार को किसी न किसी तरीके से लोगों को भ्रमित करके सिर्फ चुनाव की राजनीति है। प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं, सुशासन की राजनीति में विश्वास करते हैं। सर मैं अशोक भाटी इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से। अभी गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बनाए हैं सर, और आने वाले 2024 में जनवरी में चुनाव है विधानसभा के, तो आप कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको निपटेंगे? देखिए हमें राजस्थान का लोग, जैसे मैंने कहा, राजस्थान की जनता बड़ी समझदार हो गई है। यही चीज़ वो 4.5 साल पहले भी कर सकते थे, जब इनको जनता ने प्रतिसाद दिया, सरकार बनाई। 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? तो जनता इन चीज़ों से भ्रमित नहीं होने वाली है, पर उन्होंने जिले बनाए हैं, उनका पूरा अधिकार है सरकार का। कृपया करके उसको लागू भी करें और जनता को उसमें से कुछ लाभ मिले, जनता की सेवा सुधरे, उसके प्रति कुछ काम। सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली आए थे। विक्रांत शर्मा पूर्व आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कोटपुतली आए थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस भी राज्य के अंदर चुनाव बने होते हैं वहाँ ईडी की एंट्री हो जाती है, उस पर क्या कहना चाहिए? वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि ईडी की रेट तो उसी पे होगी जो भ्रष्टाचार करेगा या मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या कुछ गलत काम करेगा। अब वैसे तो केस उन्हीं के परिवार में भी है जिनके ऊपर फर्टिलाइजर के विषय में बड़े गंभीर आरोप लगे थे। यहाँ पे बार बार 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे भ्रष्टाचार के कांड जो लगातार राजस्थान की जनता सुन रही है, देख रही है, तो क्या चाहते हैं गहलोत जी कि जो भ्रष्टाचार करे वो उनका कोई जन्म से अधिकार है कि उनको कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये तो सब स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन।
और कोई राजस्थान में नहीं, देश में जिधर भी गलत काम हो उसके ऊपर एक्शन लेना तो उनका काम है। और शायद गहलोत जी पेपर नहीं पढ़ते होंगे, आज तक नहीं देखते होंगे, नहीं तो उनको पता चलेगा देश में जहाँ भी गलत काम हो रहा है, चुनाव हो या नहीं, गलत लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आज दिल्ली में कौन सा चुनाव, कोई चुनाव नहीं है, लेकिन लिकर स्कैम में मनीष सिसोदिया जी अंदर जेल में है, उनके ऊपर रेड हुई, उनके ऊपर प्रमाण मिले। तो मुझे लगता है कि ये जब दिल में कोई अपने काम में, अपने जहन में कोई खोट हो या आपकी चोरी पकड़ी जाने का डर हो, तब व्यक्ति इस प्रकार के बयान देते हैं। सर नमस्कार। क्या बोलते हैं? नमस्कार। चोर की दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी किसकी है? वो गहलोत साहब अपने मंत्रिमंडल में और अपने सर मैं वीर सिंह गहलोत भास्कर सर। सर अभी अशोक गहलोत जी जिस भी सभा में जा रहे हैं वहाँ पे दो मुद्दों को प्रमुखता से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। पहला उनका मुद्दा होता है ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर कि सेंटर इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और दूसरा संजीवनी घोटाले में जो आपके साथी मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनकी संलिप्तता के आरोप लगा रहे हैं। इस विषय में सर आप क्या कहें? गजेंद्र सिंह के ऊपर वो कोई आरोप के कोई सबूत दे नहीं पाए, उल्टे गजेंद्र जी ने तो उनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया और गहलोत जी को कोर्ट में आके सफाई देनी पड़ेगी, नहीं तो उनके जैसे बड़े बड़े नेता डिफेमेशन में कोर्ट के सामने कन्विक्ट हो चुके हैं, शायद गहलोत जी को भी सामना करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी गजेंद्र शेखावत जी को। रही बात केंद्र के सपोर्ट की, केंद्र तो परेशान है कि राजस्थान की सरकार दिए हुई योजनाओं को भी लागू नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे जो गहलोत जी ने जब उनकी सरकार बनी 2018 में लिखित रूप से बोल दिया कि हम इसके लिए जो सपोर्ट फाइनेंस देना होता है या जमीन अधिग्रहण करनी होती है हम नहीं करेंगे, लिख के देंगे। तो ये तो विकास के लिए कोई प्रेरित है ही नहीं, विकास का इनका कोई संबंध ही नहीं है। और गहलोत जी 4.5 साल तक कहाँ थे? 4.5 साल तक उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया? 4.5 साल तक उनके दिल में राजस्थान के लोगों की, उनकी पीड़ा के लिए कभी कोई संवेदना क्यों नहीं है? आपने तो उनको जब वो कोटपुतली आए हुए थे तो आपने सवाल उनको पूछना चाहिए। सर आप देख सकते हो कि पड़ोसी राज्य जहाँ पे भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो राजस्थान से तकरीबन 10 रुपए तक भी कम है। अशोक गहलोत कहते हैं महंगाई राष्ट्रीय बना रहे हैं, और आज की डेट में पेट्रोल एक बेसिक नीड है एक इंसान की डेली लाइफ की। जब राजस्थान की जनता 10 रुपए ज्यादा देकर पेट्रोल ले रही है, जनता दुखी है, तो इस पे क्या केंद्र की सरकार? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, 2 बार, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें जहाँ भी है देश में उन्होंने भी अपना वैट कम किया, जिसके कारण आज सब जगह पेट्रोल डीजल के दाम कम है। राजस्थान में देश का शायद सबसे महंगा या दूसरा महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। ये राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से लोगों को लूटने में लगी है, वर्षों वर्षों से कर रही है। जब पूरे प्रदेश में वैट कम किया गया, केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटीज कम की और सस्ता हो सकता था पेट्रोल, उसके बावजूद इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप अगर याद करें 4 अक्टूबर 2017 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए और डीजल पर 15 रुपए कम करी गई। 4 अक्टूबर 2018 को फिर पेट्रोल और डीजल पे कमी करी, फिर 4 नवंबर 2021 को फिर वापस कमी करी। अब इस सबके बाद राजस्थान में वैट में कोई कमी नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि डबल डिजिट की सरकार प्रदेश को लाभ देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम ठीक करेगी और जनता को राहत देगी, सही माने में राहत देगी। ये फर्जी राहत नहीं जिसमें जाके पूंजीकरण करो, इलेक्शन तक समय टाइम पास करो या एक बात
आज को तो चल सर आगे सवाल है। सर महंगाई राहत का सर आगे सवाल है। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खुली है, तो क्या लगता है कि 2023 में और 2024 में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल नहीं हो पाएगा राजस्थान से? मोहब्बत की दुकान तो हम रोज देख रहे हैं उनके नेताओं के बयान में। तो ये अगर उनके मोहब्बत की दुकान का फरमान है या नमूना है, तो मुझे लगता है राजस्थान की जनता तो जरा भी स्वीकार नहीं करेगी। और इस देश में सामान्य व्यक्ति, भारत के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आज भी भारत का जो मूल चरित्र है वो परिवार को, मित्रों को, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों को सबकी इज्जत करने वाला चरित्र है। मुझे लगता है कि कुछ नेता जो देश में और विदेश में भारत और भारत के लोगों का अपमान करना चाहते हैं, वो घोर निंदनीय है। और मैं नहीं, देश के 140 करोड़ लोग ऐसे नेताओं के गलत बयानों का पूरी तरीके से निंदा ही नहीं करते, ऐसे अपमान को कभी सहन भी नहीं करते। सर विकास वर्मा कोटपुतली। सर राजस्थान में भाजपा के चेहरे को लेकर के और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश के जो सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जनता असमंजस में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सब ने जीवन कार्यकर्ताओं के तौर पर शुरू किया, पोस्टर लगाए, बैनर मैंने तो लगाए नहीं, मैं सुपरवाइज करता था, पेंट में चढ़ नहीं सकता, वॉल राइटिंग्स करी है, माँ घर पर लड़ाई बनाती थी तो हम जाके पोस्टर छपा लगाते थे, डोर टू डोर, घर घर तक जाके लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते थे कि बीजेपी को या उसके पहले जनसंघ को वोट करें लोग। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस कार्यकर्ताओं की पार्टी की ताकत ही है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता या कार्यकर्ती होगी और दिन रात राजस्थान की जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सर एक सवाल हो रहा है, अभी एक जानकारी सर एक नाश्ता लेंगे। सभी पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम ड्राइविंग अकेडमी बहरोड में भी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट और मेंटेनेंस ऑल ड्राइवर वैकेंसी दिल्ली पुलिस, CISF, SSB, CRPF, ITBP, स्टेट पुलिस और सिविल मोटर ड्राइवर। जल्दी से जल्दी श्याम ड्राइविंग अकेडमी से संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है।